बुद्धं शरणं गच्छामि। तो रंग से नहीं हो सकता। आपको बहुजन समाज के लोगों के रंग भी गोरे होने लगे। आपको रंग से थोड़ा पता लगता है कोई किस जाति धर्म का। अभी तो मैंने प्रत्यक्ष में अभी पंचकुला वाल्मीकि मंदिर था, यहां से पहले मैंने वहां एक जाट समाज के हमारे नेता थे, मैंने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, कि 50 पार हो गया हूं। तो उमर साहब देखो गजब की बात। तो मैंने कहा मैं आपको एक अनुभव कराता हूं। तो बोले क्या? अब ये जो मुझे लेने गए थे ना, 4-5 लोग बैठे हुए थे कोट वोट पहन के, कसाना जी और तमाम लोग, उमेश पहलवान। हमने कहा कि 4 लोग बैठे, बताओ किस जाति के हैं। तो ऐसे कैसे बता देंगे? तो हमने कहा क्यों नहीं बता दोगे, आप तो 50 साल से ऊपर के हो, इतना जीवन का अनुभव, पढ़े लिखे में, बताओ। तो मैंने ऐसे नहीं बता सकते। तो मैंने कहा बता इसलिए नहीं सकते क्योंकि इंसानों में जातियां होती नहीं है। इंसानों में जातियां इसलिए बनाई गई है कि जाति के आधार का फायदा लेके आदमी अपने स्वार्थ को आगे बढ़ा सके। मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, मैं 4 लोग पेश करता हूं, यहां बैठा कोई एक सिंगल आदमी अगर ये बता दे कि वो 4 लोग किस जाति के हैं, तो मैं ये मान जाऊंगा कि देश में जाति व्यवस्था होनी चाहिए। जितने लोग यहां बैठे और तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे, मीडिया से भी सब लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, तो सच क्या है? ना आप जाति बता सकते, अगर टोपी ना लगाओ, दाढ़ी ना रखो तो आप धर्म भी नहीं बता सकते, अगर सिख पगड़ी ना लगाए तो आप कैसे बता दोगे कि कौन? समझ गए? जो सच है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैं बुनियादी बात बताता हूं। इस अम्बेडकर भवन में रिश्ते हमारे बड़े गहरे हैं। एक दिल्ली में रविदास गुरुघर तोड़ दिया गया, हमारी 2 छोटी प्यारी बहनी बैठी हुई। उस आंदोलन में यहीं से शुरुआत हुई थी, हम लोग यहीं इकट्ठे हुए थे, रात को भी हम लोग यहीं थे, यहीं से गए। और दिल्ली के इतिहास में वो एक ऐतिहासिक आंदोलन था बहुजन समाज के लोगों का। 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। फिर तमाम तरह की चीजें हुई और हमें लगा कि भाई हल नहीं निकलेगा, तो हमने तय किया कि चलो मंदिर आज बनाएंगे। हम सब लोगों को लेकर चल पड़े उधर तुगलकाबाद की तरफ, और पूरी दिल्ली चक्कर काट रही थी, परेशान हो गया सब, सारा पूरा सिस्टम। तो रात को वो बेवकूफ बनाते रहे, इस टाइम के लगभग ही यही टाइम था लगभग। वो कहे कि चलो आप तुगलकाबाद, अभी आपको दर्शन करवाएंगे, चलो। और जाके वो आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज कर दी। मैं खुद गवाह हूं कि 250 करीब लाठियां लगी होंगी। 12-13 लोग पीट रहे। 12 दिन जेल में हमारे साथी जानते हैं, मैं उल्टा सोता था क्योंकि पीठ के बल लेटा नहीं जाता था। बहुत दर्द था, लेकिन वो सारा दर्द इस देश में जो बहुजन समाज की स्थिति है उससे बहुत हल्का हो गया। यहां जो रोज होता है वो बहुत बुरा है। जो जिस तरह का पैमाना यहां बना गया इंसानों के लिए बहुत बुरा है। आज फिर यहीं से दिल्ली के लोगों ने शुरुआत की है। अब इसके परिणाम क्या होंगे ये इनकी मेहनत बताएगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक सार्थक प्रयास किया। इतिहास जो आंदोलन बहुजन समाज के लोगों ने पिछले 5-6 साल में किए, उसको बताने का प्रयास किया और हमारे रहबर और महापुरुषों की तस्वीरें लगाई। अभी जब मैं उस काउंटर पे गया ना, वो 2 महिलाएं और एक बाबा जी है, तो वो बहुजन समाज का ये वो बेचते हैं सामान जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उन्होंने वो मुझे 30 रुपए दे रहे थे। कि मैंने कहा, किसने बताया कि चंदा दे रहे हैं आपको आंदोलन के लिए? तो मैंने कहा यहाँ नहीं लूंगा तो मैं यहाँ बुला के लूंगा, तो चिंता मत करो। मैंने कल अपील भी की थी क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड चुनाव आ रहा है कि भाई मदद करो, क्योंकि काशीराम साहब कहते थे आंदोलन अपने सहारे में चलता है। अगर आप किसी और से सहारा लोगे तो उसका इशारा भी मानना पड़ेगा, तो फिर सच्चाई से आंदोलन नहीं चला सकते। अभी मैंने एक अपील और की ये बहुजन मीडिया के लोगों से कि भाई विरोधी लोग मेरे खिलाफ बहुत प्रचार करते रहते हैं कि चंद्रशेखर के पास तो कई फॉर्च्यूनर है, 5-6 फॉर्च्यूनर उसके घर खड़ी रहती है और इतना पैसा इकट्ठा कर लिया और ये सब चीजें कर ली। तो मैंने बहुजन मीडिया के लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि आप दिन तय कर लें, आप में चर्चा होती है, आप एक दिन मेरे घर जरूर आए। वो मेरा घर तो नहीं, वो तो समाज का घर है, लेकिन आके जरूर देखें। मैंने इस आंदोलन का एक सिंगल पैसा अपने घर में नहीं लगाया था, कोई कह नहीं सकता। आके देखिए, आपको एहसास हो जाएगा।
और मैं ये भी पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूं कि हाँ, मैं सैकड़ों गाड़ी के काफिले में चलता हूं, लेकिन ये कड़वा सच ये भी है कि मेरे पास सिंगल मेरे पिताजी की दी हुई मोटरसाइकिल जो आज भी मेरे घर पे, क्योंकि मेरी ईमानदारी, मेरी नीयत और मेरी नीति जो मैंने मान्यवर काशीराम साहब से सीखी, बाबा साहब अम्बेडकर से सीखी, उसने मुझे इतना ताकतवर बनाया कि मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़ता किसी के सामने। मेरा समाज मेरे लिए खून की बूंद बूंद देने के लिए तैयार है, और ये मिला है मुझे इस ईमानदारी के आंदोलन में घुसकर। मैं अगर बहुत बड़ा एमपी एमएलए बन जाता तो भी टाइम्स मैगजीन में नाम नहीं आता मेरा। इस आंदोलन ने टाइम्स मैगजीन में मेरा जो है वो नाम इस आंदोलन की वजह से आया। मैं भीम आर्मी के लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, जिसे इस व्यवस्था ने जातिवाद की वजह से नकार दिया, क्योंकि वो एक स्वर्ण जाति का बच्चा नहीं है, वो एक शेड्यूल कास्ट का, दलित समाज का बेटा है, इसने उसको नकार दिया इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने, लेकिन उनको सम्मान दिया दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन ने, और कहा कि अगर भारत में कोई उभरता हुआ नेता है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। 137 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति। ये आपकी ताकत है, आपके आंदोलन की। लेकिन मुझे ये लगा कि मेरे लिए एक चैलेंज है कि जो उन्होंने कहा कि वो उभरते हुए नेता है, तो नेता का काम ये नहीं होता कि वो सिर्फ एमपी एमएलए बने। नेता काम 5 साल जब तक वो काम कर रहा है, वो समाज के सुख दुख, उनके हितों की रक्षा करना, उनके लड़ना भी होता है, उनको न्याय दिलाना भी होता है। तो मेरे लिए चैलेंज है कि पूरे देश में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों के लिए उनके हक अधिकार, उनका मान सम्मान, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार होता है उसको रोकना, और उनका जो हक अधिकार है उनको दिलाना। और इसलिए आप सब लोग जानते हैं, देश में कहीं कोई आंदोलन होता है सबसे पहले भीम आर्मी खड़ी होती है। जहां वंचित वर्ग के लोग लड़ने काम करते हैं, आप लखीमपुर खीरी का मामला देखो, मान साहब यहाँ बैठे हुए, जितेंद्र यहाँ बैठा हुआ है, गुलेजा हमारा भाई, तमाम नेताओं के लिए फाउंडेशन थी, मुझे भी रोक दिया गया। 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के सबसे पहले अगर कोई वहां पहुंचा था जो राजनीतिक रूप से काम कर रहा है, तो वो चंद्रशेखर आजाद था। ये आपका खून। चाहे सीएम के एनआरसी का मामला, दिल्ली के लोग यहाँ बैठे हुए, अभी उसकी फोटो भी लगी हुई है, मैं हंस रहा था। देखो इस देश का मीडिया का चरित्र देखो, राई बाजी 11 बजे चला दिया इन लोगों ने कि चंद्रशेखर अरेस्ट हो गए, और मैं वहीं बैठा था। मैंने कहा कि यार मैं तो आजाद हूं, ये कह रहे अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए हैं। हाँ, नाम से भी आजाद है। तो फिर मैंने ट्वीट किया कि नहीं भाई, गिरफ्तार नहीं हुआ, आ रहा हूं। और ये दिल्ली की हाईटेक पुलिस थी, यहाँ के स्पेशल सेल, आईबी, इंटेलिजेंस, दिल्ली पुलिस, और इनके सामने से आपका भाई जो है ना उस आंदोलन में शामिल भी हुआ, और वो आंदोलन इतना ताकतवर था कि पूरी दुनिया में उसको चर्चा है ना, वहाँ पे स्लोगन रहते हैं इस तरह के। ये है आंदोलन की ताकत। और मैं आपको याद दिला दूं, आजादी भी जो है ना वो सोचने बैठने से और हल्ला मचाने से नहीं मिली, उसके लिए भी आंदोलन हुए। और आज तो कोई कह देता है कि साहब 2014 के बाद मिली। कमाल है, मतलब देखिएगा 2014 के बाद बताते आजादी मिली, और जिन्होंने अपने बच्चे खोए, जिन्होंने इस आंदोलन में जो बहनें विधवा होगी, जिनकी जो माँ जो है ना वो उनकी कोख सुनी होगी, जिन्होंने अपने भाई खो दिए, जिन्होंने अपने पिता खो दिए, जिन्होंने इस देश की आजादी के लड़ाई के लिए, आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे कबूल किए, उनकी शहादतों का कितना बड़ा अपमान है। और नेशनल मीडिया पे बैठ के कहते हैं, लोग तालियां बजाते हैं। ये है इस देश का कल्चर कि जो लड़ेगा, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था कि लड़ाई की शुरुआत करना कठिन है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, अपने घर जाके आकलन कीजिए। अगर व्यक्तिगत लड़ाई हो तो हर कोई लड़ लेगा, आपकी और मेरी लड़ाई हो जाए, पाजी आपकी और मेरी लड़ाई हो तो हम लोग लड़ लेंगे, चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए। लेकिन जब सामूहिक लड़ाई होती है, समाज की लड़ाई होती है ना, फिर कोई नहीं लड़ता, क्योंकि जो लड़ेगा वही गाली खाएगा, उसको अपमान सहना पड़ेगा, उसको एजेंट कहा जाएगा, उस पर आरोप लगेगा। और इसमें मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं, मुझसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को भी एजेंट कहा जाता था। आप चेक करवा लीजिएगा, पढ़ लीजिए इतिहास। फिर जब रहबर मान्यवर काशीराम साहब आरपीआई में सुधार नहीं कर पाए और अपने आंदोलन को खड़ा करने लगे कि बाबा साहब का आंदोलन चला, तो उनको सीआईए का एजेंट कहा जाता था। हमारे दलितों की राजधानी कहा जाता आगरा, वहां से उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया गया। लेकिन ना उन्होंने ना वो रुके और ना उनका खून रुकेगा जब तक जिंदा इस आंदोलन को चलाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होने वाला है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन जिंदा रखेगा।
महापुरुषों का आंदोलन जिंदा रखा। न्याय व्यवस्था क्या है उसका अब ताजा उदाहरण डॉक्टर कफील खान बैठे हुए। इन पे एनएसए लगी, इनसे पहले मुझ पे एनएसए लगी। जब मुझे दिल्ली की जामा मस्जिद से गिरफ्तार किया गया तो मुझसे कहा गया, मैंने पूछा मेरा क्राइम क्या है, तो कहा आपने भड़काऊ भाषण दिया। हमने कहा दिखाओ, तो कहा जेल जाओ, उसके बाद जांच होगी, वो तो कोर्ट में तय होगा। तो हमने कहा ये सरकार है, सरकार चाहती है कि हम लड़े ना तो कोई बात नहीं। लेकिन जब कोर्ट ने पूछा कि बताओ चंद्रशेखर का दोष क्या है, कि भड़काऊ भाषण की सुनाओ, कि वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ऐसे ही डॉक्टर कफील खान निर्दोष होते हुए जेल काटते रहे। डॉक्टर कफील खान एक भाषण के आरोप में मुंबई से अरेस्ट होके, जिसको भड़काऊ भाषण कहा गया, उनको ऊपर एनएसए लगा दी गई। उनके भाई मेरे पास आए थे और जब हम यहाँ दिल्ली में आंदोलन करें रोस्टर का, तो हमने उनकी आवाज उठाई थी और हमने ये भी वादा किया था कि हम इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। आज उस शख्स की नौकरी जो है ना, उसको नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, जबकि जांच रिपोर्ट उनके फेवर में। मैं इस मंच के माध्यम से भाई आपसे वादा करता हूं, आप शुरुआत करो, इस सरकार का गला पकड़ के हिला देंगे पूरा, आप चिंता मत करो। कोई ऐसा आंदोलन है जिसमें हम लोग जीते ना हो, चाहे हाथरस का मामला आपको पता है, चाहे अरुण वाल्मीकि का मामला आपको पता है, चाहे नागल का मामला आपको पता है। कोई ऐसा मामला जिसको हम लड़े और जीते ना हो, हम लड़े भी और जीते भी। और आंदोलन की ताकत आपने देखा ना, तानाशाह झुकता है, झुकाने वाला चाहिए, समझ रहे? तानाशाह झुकता है, आंदोलन में इतनी शक्ति है कि तानाशाह झुका और माफी मांगी और ये कहा कि मैं किसान कानून वापस ले रहा हूं। ये है आंदोलन की शक्ति। आजकल लोगों को भ्रमित किया गया, कहा जाता है उनसे कि आंदोलन करने नहीं चाहिए, जेल जाना पड़ता है। तो एक कानून वापस कराने के लिए, गौर से सुनना बहुजन समाज के लोगों, एक कानून वापस कराने के लिए 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी और 1 साल उन्होंने आंदोलन चलाया। और क्या नहीं सहा, उनके ऊपर गाड़ी चला दी गई, उनको कुचल दिया गया, उनको क्या क्या कहा गया, दलाल, एजेंट, कमीशन, ये वो, खालिस्तानी, नक्सली, पता नहीं क्या क्या। तब जाकर उन्होंने वो कानून वापस करवाया। और आप चाहते हो आपको अधिकार मिल जाए बिना मिले? मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं सत्ता जो है ना वो संघर्ष से मिलती है। दिल्ली में हमारी आबादी इतनी बड़ी है बहुजन समाज के लोगों की, लेकिन हिस्से में क्या है, पूछ ही तो बने हुए हो। मैं जो सरकार देते वही तो लेते हो, अपनी तरफ से कोई कानून बनाने शक्ति नहीं भी आज तक अपने हाथ में। कानून बनाने शक्ति उनके हाथ में होती है जिनका राज होता है, जिनकी सरकार होती है। आप तो ना राज में ना सरकार में, आप तो वोट की वैल्यू नहीं समझ पाए दिल्ली के लोगों।